So good afternoon students. Hi, this is Puneet Sharma and let's continue with our sample paper discussion. So sample paper के केस में आज हम क्लास 10th का sample paper डिस्कस करेंगे. उसमें जो हमारा सेक्शन सी है उसको डिस्कस करने वाले हैं. So चलिए चलते हैं और हमारा जो सैम्पल पेपर है उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, सबसे पहले अगर हम ध्यान रखें तो दो क्वेश्चंस रहते हैं जनरली. एक में फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं और सेकंड में आपको डू एज डायरेक्टेड पूछे जाते हैं. पूरा जो आपका सेक्शन सी रहता है वो ग्रामर पोर्शन पे बेस्ड रहता है, बट आई वुड से बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है. तो माइंड में रखना है कि ईजी है और आप इसको सॉल्व कर लोगे. सब बहुत ईजीली आप इसको पेपर में भी सॉल्व कर पाओगे. जनरली ऐसा रहता है कि हम ज़्यादा डरे रहते हैं ना, एग्जाम में ऐसा होता है कि एग्जाम इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है हमारे ऊपर कि डर के कारण आप क्वेश्चन को ना गलत कर देते हो. इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है. माइंड में ऐसा रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इजी है, तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे, है ना. तो चलिए हम चल के सेक्शन सी को सॉल्व करते हैं. जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स. सो आपको 7 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए होंगे. 7 में से आपको 5 क्वेश्चंस को ही आंसर करना है. ठीक है, पूरे 7 क्वेश्चन को आपको आंसर नहीं करना है, 5 को ही करना है. तो गलती से भी 5 के अलावा कुछ और मत करना है, क्योंकि जनरली ऐसा हो सकता है कि जो आपका राइट क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 6 पे लिखा हो वो कैंसिल हो जाएगा. स्टार्टिंग के 5 ही चेक होते हैं. ठीक है, तो आप 5 क्वेश्चन के ही आंसर दीजिए और 7 में से आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि कौन से ऐसे 5 क्वेश्चन हैं जिसको लेके आप पूरी तरीके से श्योर हो कि हाँ मुझे इसका आंसर बन रहा है और सही है. ठीक है, तो 7 में से पहले आप 5 को डिसाइड कीजिए जिनके आंसर आपको सही लग रहे हैं और वही आप एग्जाम में करके आइएगा. यहाँ पे हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितने भी आपके 7 हैं, और जो भी कोई थोड़ा बहुत हम कॉन्सेप्ट है उसको लेके भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो पहला आपका क्वेश्चन है आयरन इज यूजफुल मेटल. तो देखिए आर्टिकल की बात की गई है, ए एन द आर्टिकल की बात की गई है, तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आखिर कि कब आपको ए पुट करना है और कब आपको एन पुट करना है. ठीक है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इजी हैं, क्योंकि जब इंडेफिनिट आर्टिकल की बात चलती है तब हम ए और एन को प्लेस करते हैं, और जब भी डेफिनिट आर्टिकल की बात चलती है तो हम दा को प्लेस करते हैं. ठीक है, सो ए एन का यूज हम थोड़ा सा देख लेते हैं. जैसे यहाँ पे बात की गई है कि आयरन इज यूजफुल मेटल. ठीक है, सो आंसर मैं आपको अभी बता देती हूँ कि इसके साथ आएगा आ. अब बहुत सारों को लग रहा होगा नो मैम एन आना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब भी वॉवल्स की बात चलती है ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो जब भी वॉवल्स की बात चलती है तो हम क्या लगाते हैं? वॉवल्स के केस में हम एन लगाते हैं. तो मैं बोल रही हूँ कि हाँ आप सही हो इस चीज को लेके, आप बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहे हो कि जब भी वॉवल्स की बात चलती है तब हम एन लगाते हैं. लेकिन मैं आपसे बस ये चीज बोलना चाहती हूँ कि बस लेटर वाइज नहीं देखना है आपको, लेटर वाइज आपको नहीं देखना है. आपको ध्यान में रखना है कि जब भी साउंड की बात चलेगी, वॉवल साउंड की बात चलेगी तब आप एन पुट करोगे, और जब भी कॉन्सोनेंट साउंड की बात चलेगी तब आप ए पुट करोगे. ठीक है, वॉवल को स्वर बोला जाता है, तो जब भी स्वर ध्वनि की बात चलेगी तब आपको एन पुट करना है, और जब भी व्यंजन ध्वनि की बात चलेगी तो क्या पुट करना है? आपको लगाना है वहां पे ए. ठीक है, सो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कब आपको ए पुट करना है, कब आपको एन पुट करना है. ठीक है, दोनों क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है. इस छोटी सी बात को भी अगर आप अच्छे से ध्यान रख लेते हो ना, तो जब भी इंडेफिनिट आर्टिकल की बात आएगी तो आप इजीली क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, इजीली आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएंगे. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी वॉवल साउंड आएगा, ठीक है, हम अभी किसकी बात करते हैं? हम एन की बात करते हैं. ठीक है, ए एन में भी हम सबसे पहले एन की बात करते हैं. तो जब भी वॉवल साउंड आएगा, अभी बताते हैं कि वॉवल साउंड से मतलब क्या है. ठीक है, वॉवल साउंड जब भी आएगा तो उसके आगे आपको क्या लगाना है? उसके आगे आपको एन लगाना है. वॉवल साउंड के आगे आपको एन लगाना है. एन किसके साथ में, किसके आगे लगाना है आपको एन? आपको एन लगाना है वॉवल साउंड के साथ में, जब भी आपका वॉवल साउंड मिलेगा. ठीक है, तो पहले हम ये भी देख लेते हैं कि इस वॉवल साउंड से हमारा मतलब क्या है. मतलब जहां पे भी आपको एन लगाने की बात आती है तो आपको ये देखना है कि वॉवल साउंड है या नहीं. तो साउंड कौन कौन से हो सकते हैं?
साउंड आपको देखना है कि लेटर वाइज तो जैसे जनरली ए ई आई ओ यू, ठीक है। इंग्लिश में ये हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, लेकिन जो साउंड है ना वो बहुत सारे होते हैं। जैसे आप साउंड देखिए, आ ई उ ऊ, ठीक है, ठीक है। तो साउंड के केस में आपको देखना है कि कहीं ये साउंड तो नहीं है। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है यूजफुल, है ना, क्वेश्चन दिया गया है हमें, देख लेते हैं एक बार। क्या दिया गया है कि आयरन इज यूजफुल मेटल। इसको मैं लिखती हूं यहां पे, क्या दिया गया है, आयरन इज यूजफुल मेटल। ठीक है, तो यूजफुल को ही देख लेते हैं, क्योंकि इसी को देख के पहले लेटर का साउंड आपको देखना रहता है। जब भी आपको आर्टिकल लगाना है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो भी वर्ड हमें दिया गया है उसके पहले लेटर, ठीक है। जैसे इसको अगर मैं लिखूंगी तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या, यूजफुल, ठीक है। तो देखिए साउंड किसका आ रहा है, यू, मतलब वॉवल का साउंड आ रहा है, व्यंजन का साउंड आ रहा है। या का साउंड यहाँ पे कहीं पे है वॉवल में, दिख रहा है आपको, आ ई उ ए ऐ ओ औ, ठीक है। तो इसमें क्या आपको या का साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये किसका साउंड है, ये व्यंजन का साउंड है ना। ये किसकी ध्वनि है, ये व्यंजन की ध्वनि है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके आगे क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड के आगे क्या लगता है, ए लगता है। अगर इसमें से कोई साउंड होता ना, आपको चेक करना है कि इसमें से कोई साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है, आप अगर फर्स्ट लेटर को क्या करेंगे, आप प्रोनाउंस करके देखेंगे, पूरे वर्ड को आप प्रोनाउंस करके देखेंगे और उसमें आपके जो फर्स्ट लेटर है उसको चेक करेंगे कि उसका साउंड क्या आ रहा है। पूरे लेटर को लिख लेना आप एक बार हिंदी में ऐसे, फिर आप क्या करना कि पहले लेटर का साउंड चेक करना। अगर उसका साउंड इनमें से कोई भी होगा तो फॉर श्योर आपको क्या लगाना है, उसके आगे एन लगाना है, अगर इसमें से कोई भी साउंड आता है तो, ठीक है। जैसे बात आ जाती है किसकी, अम्ब्रेला की, देखिए ठीक है। अगर अम्ब्रेला की बात आ जाती तो साउंड किसका आ रहा है, देखिए आ का आ रहा है ना साउंड, तो आपको क्या पुट करना है, एन पुट करना है, ठीक है। क्या पुट करना है, एन पुट करना है। जैसे लेटर वाइज भी अगर आप सही जाते, लेकिन आप साउंड के हिसाब से देखिए, क्योंकि साउंड के केस में आप हमेशा अपना आंसर क्या करेंगे, बिल्कुल सही मार्क करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं यूनिवर्सिटी की, ठीक है, तो इसका साउंड क्या आ रहा है, यूनी, ठीक है। तो पहले लेटर का साउंड आ रहा है यू, ठीक है। अगर आप ऐसे लेटर वाइज देखते तो आप यू देखते यहाँ पे, और जनरली यहाँ पे क्या लगा देते, सीधे एन लगा देते हो, वो आपका गलत हो जाता, क्योंकि साउंड किसका आ रहा है, व्यंजन का साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का। तो कॉन्सोनेंट का अगर साउंड आता है तो हम क्या लगाते हैं, वहां पे हम लगाते हैं ए, ठीक है। तो आ यूनिवर्सिटी एंड अम्ब्रेला, ओके। सो इतना आई गेस आपको क्लियर हुआ होगा कि जब भी आपको एन पुट करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि वॉवल साउंड है या नहीं। अगर वॉवल साउंड है तो आप एन लगाइए, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, आपके का से लेके ग्या तक के सारे आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट के केस में जब भी कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो आपको क्या लगा देना है, ए आर्टिकल पुट कर देना है, ठीक है। और ए और एन दोनों का मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। ए और एन दोनों का मतलब क्या होता है, एक। तो ये हमेशा किसके साथ में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। किसके साथ में आते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन हमेशा किसके साथ में आते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, ओके। काउंटेबल नाउन मतलब वो नाउन जिनको गिना जा सकता है, वो सब क्या है, काउंटेबल है। जिनको नहीं गिनाया जा सकता उनको क्या बोलते हैं, हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, ठीक है। सो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, क्यों, क्योंकि ए और एन दोनों का ही मतलब एक होता है। ए और एन जहां भी यूज होंगे आर्टिकल, दोनों का ही मतलब एक होता है। तो जब आर्टिकल का मतलब ही एक होता है तो मतलब एक ही चीज के लिए यूज करेंगे ना, इसलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि एन कहाँ पे पुट करना है। इसके साथ हम एन को यहाँ एक और देख लेते हैं कि ए को कहाँ पे पुट करना है, ठीक है। आई गेस मुझे वो एग्जाम्पल्स लिख देने चाहिए। आ यूनिवर्सिटी आएगा, एन अम्ब्रेला आएगा,
ठीक है। देन आ यूजफुल है ना, यूजफुल मेटल है हमारा जो आयरन है, उसकी बात चल रही है, सो आ यूजफुल। ठीक है, ये हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी है ना, तो साउंड किसका आ रहा है, व्यंजन का आ रहा है, कॉन्सोनेंट का आ रहा है, तो आ पुट किया। अम्ब्रेला, साउंड किसका आ रहा है, वॉवल का आ रहा है, तो एन पुट किया, यहाँ पे ए पुट किया, यहाँ पे एन पुट किया, और फिर यूजफुल, साउंड किसका आ रहा था आपका, कॉन्सोनेंट का आ रहा था, तो ए पुट किया। ठीक है, तो साउंड का ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली ये पूरा जो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है ना आपका, इंडेफिनिट आर्टिकल की अभी मैं बात कर रही हूँ, ए और एन, ये किस पे बेस्ड है, ये पूरा साउंड पे बेस्ड है। ठीक है, कि आपको साउंड देखकर चेक करना है कि आपको ए प्लेस करना है या एन प्लेस करना है। ठीक है, तो जब भी वॉवल साउंड आएगा, वॉवल में इसमें से किसी का भी साउंड हो सकता है, तो जब भी वॉवल साउंड आएगा तब आपको एन प्लेस करना है, और जब भी हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा, व्यंजन का साउंड आएगा, तो आपको क्या पुट करना है, आपको ए पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम ए के केस में। तो ए आपको कहां पे प्लेस करना है, ए आपको प्लेस करना है जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड का से ज्ञा तक के कोई भी साउंड हो सकता है, जैसे अभी हमने देखा कि अभी हमने लास्ट में देखा आ यूजफुल मेटल, ये देखा साउंड किसका आ रहा है, साउंड व्यंजन का आ रहा है, या का से ज्ञा के बीच में ही आता है, तो हमने क्या लगा दिया, उसके आगे ए पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट और किसकी बात की जाएगी, का से ज्ञा तक के सारे व्यंजन आएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि जहां पे भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा वहां पे आप ए पुट कर दोगे। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा इंडेफिनिट आर्टिकल का केस यहाँ पे देखा, ताकि आप इजीली कहां पे ए पुट करना है, कहां पे एन पुट करना है, उसको पुट कर सको। नेक्स्ट, सो आयरन इज अ यूजफुल मेटल। ठीक है, बहुत सारे लोग एन पुट करके आते, आंसर क्या आएगा आपका, आएगा आयरन इज अ यूजफुल मेटल। देन आई शेल रीच देयर बाय, ठीक है, जनरली हाँ ऐसे ही बोला जाता है, क्योंकि सो प्रैक्टिस में है कि आई शेल रीच देयर बाय 2 PM। ठीक है, आई शेल रीच देयर बाय 2 PM। सो अल्टीमेटली हम ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, सो ना ही ड्यूरिंग आने वाला है, ना ही फोर आने वाला है, जनरली वाई आने वाला है, क्योंकि फोर कहाँ पे, जब आप जैसे हम बोलेंगे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 years, ठीक है, कि मैं 4 साल से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तब जनरली फोर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो टाइम के केस में फॉर का यूज होता है, यस वी आर राइट कि फॉर का यूज टाइम के केस में होता है, लेकिन जब हम टाइम पीरियड बताते हैं कि कितने टाइम से कोई काम चल रहा है, लाइक इतने दिन से, और सिंस के केस में कि एग्जैक्ट टाइम से, है ना, कि एग्जैक्टली 2018 से पढ़ा रहे हैं, है ना, तब हम बोलेंगे कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2018। ऐसे अगर बात करें तब सिंस का यूज किया जाता है। अदरवाइज जैसे टाइम पीरियड बताना है कि 5 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो फॉर का यूज किया जाता है। और यहाँ पे कि हम कितने बजे तक पहुंच जाएंगे, 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, सो यहाँ पे वाई का यूज करेंगे। ठीक है, तो ना ही ड्यूरिंग आएगा ना ही फॉर आएगा, वी विल गो विथ वाई। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा वाई। नेक्स्ट, आई ब्लैंक अ टाइगर यस्टरडे। ठीक है, सो वर्ब फॉर्म्स की बात की गई है। तो जनरली ये जो हमारी वर्ब फॉर्म्स रहती है ना, टेंसेस के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा टेंस है, उसके साथ में हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है सी, सॉ, सीइंग। ठीक है, तो हम पहले पता करेंगे कि आखिर ये कौन सा टेंस है। देखिए, आई ब्लैंक अ टाइगर यस्टरडे, तो अब देखिए यस्टरडे की बात चल रही है, तो मैं इससे बोल सकती हूँ, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मैं बोलूंगी कि ओके पास्ट की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब मेंशन नहीं की गई है, तो मुझे ओवरऑल ये समझ आता है कि ये बात चल रही है पास्ट इंडेफिनिट की। किसकी बात चल रही है, पास्ट इंडेफिनिट। तो हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, ठीक है, फिर हम प्लेस करते हैं हमारी मेन वर्ब को,
और जो हमारी वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है, V2 यूज करेंगे हम, और देन आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये हमने एक रफ स्ट्रक्चर यहाँ पे पता कर लिया है कि सब्जेक्ट आता है प्लस मेन वर्ब आती है प्लस ऑब्जेक्ट आती है। क्या बात है मेन वर्ब में कि मेन वर्ब जो आती है वो हमारी सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं। सो ये बस हमें ध्यान में रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ओके। अब यहाँ पे बात की गई, जैसे हमारा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि आई ब्लैंक अ टाइगर यस्टरडे, सो सी सॉ सीइंग, ठीक है। तो हम देख लेते हैं आखिर कि सी की अगर हम बात करें, ठीक है, वर्ब की बात करें तो सी मतलब होता है देखना, ठीक है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। सी मतलब होता है देखना, देन आता है सॉ, और फिर आता है सीन, और अगर उसी के आईएनजी फॉर्म बनाएंगे हम तो क्या बन जाएगा, सीइंग। इसको जेरेंड भी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, आईएनजी फॉर्म को जेरेंड भी बोला जाता है, ठीक है। सो अब मैं बात करूं कि ये क्या है हमारी, ये है मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है मेरी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये है मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और थर्ड है, और मुझे पता है कि पास्ट इंडेफिनिट का मेरा जो सेंटेंस है मुझे वो दिया हुआ है, जो सेंटेंस दिया गया है वो है पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट के केस में जो मैं मेन वर्ब यूज करती हूँ वो वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है, ठीक है। सो सी सॉ सीन, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है मेरी, सॉ है, तो वहां पे क्या आना चाहिए, सॉ आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसके साथ जाएंगे, यहां पे क्या पुट करेंगे, यहां पे आ जाएगा हमारा सॉ, ठीक है। ये है हमारी सेकंड फॉर्म वर्ब की, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, सॉ पुट कर देंगे, ठीक है, कि आई सॉ अ टाइगर यस्टरडे, ठीक है। यस्टरडे कौन सा दिन होता है, जो बीता हुआ कल है उसको क्या बोला जाता है, यस्टरडे, ठीक है। जैसे मैं आज कौन सी डेट है, आज थर्ड है, ठीक है, आज थर्ड है, 3rd ऑफ फेब है, तो मैं बोलूंगी कि आज 3rd ऑफ फेब है। जब मैं 2nd फेब की बात करूंगी तो मैं बोलूंगी यस्टरडे, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन, सीमा ब्लैंक हर होमवर्क डेली, ठीक है। अब यहाँ पे भी बात आ गई है किसकी, वर्ब की, कि आपको वर्ब पुट करनी है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। जनरली डज अ होमवर्क, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब भी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि डू और डज आपकी हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, और डू डिड और डन ये मेन वर्ब की तरह काम करती है। तो यहाँ पे जो केस है, यहाँ पे बात की जा रही है डेली, है ना। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे ना कि आखिर कौन सा टेंस है, ये चेक करना पड़ेगा हमें सेंटेंस का, कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस टेंस को बिलोंग करता है। तो हम वही देख रहे हैं कि सीमा ब्लैंक हर होमवर्क डेली, लेकिन हमें अपने सेंटेंस को देख के ये समझ आ रहा है कि सीमा अपना जो होमवर्क है ना वो क्या करती है, डेली कर रही है, या कर रही है या नहीं कर रही है वो बात की बात है, बट जो भी काम हो रहा है वो डेली हो रहा है, ठीक है। तो हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था तो वहां पे ये बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में कि जब भी कोई आपकी डेली हैबिट हो, वो काम जो आप रोज कर रहे हो, वो आदत जो आप रोज करते हो, ठीक है, आपकी कोई हैबिट हो, कोई रोज जो काम आप कर रहे हो वो हो, या फिर आपका आई वुड से यूनिवर्सल ट्रुथ हो। तो जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आएगी, आपकी डेली हैबिट की बात आएगी, आपकी डेली वर्क की बात आएगी, तो आप क्या करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में उससे रिलेटेड सेंटेंस बनाते हो, ठीक है। तो हम श्योर हो गए कि ये जो सेंटेंस है ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ओके। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब प्लेस करनी पड़ेगी। तो पहले तो हमने मेक श्योर किया कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और ये लास्ट वाला हाथ था हमारा पास्ट इंडेफिनिट का। लेट मी चेक वन थिंग, ओके, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है, ओके। ठीक है, सो हमें देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम प्लेस करते हैं सब्जेक्ट को, फिर हम प्लेस करते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब, अगर कोई है और नहीं है तो फिर, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, पर सीक्वेंस ये होता है पहले हेल्पिंग वर्ब आती है फिर मेन वर्ब आती है। और यहाँ पे अभी नहीं है तो हम जनरली क्या करेंगे, सीधे मेन वर्ब लिख लेंगे। नहीं तो अगर हम सीक्वेंस की बात की जाए
कि अगर हेल्पिंग वर्ब वी है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब को पुट करते हैं, फिर हम मेन वर्ब को पुट करते हैं। बट यहाँ पे अभी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, बट यहाँ पे नहीं है हेल्पिंग वर्ब, तो हम हेल्पिंग वर्ब पुट नहीं करेंगे, सीधे मेन वर्ब लिखेंगे और फिर बाद में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब एक कंफ्यूजन ये भी होगा, इनकेस अगर आपको नहीं पता हो कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हम ये भी समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ आपसे कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं क्या पढ़ा रही हूँ? इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो पूरे सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैं है ना, ये क्या है? सब्जेक्ट है। जो भी काम करने वाला रहता है उसको सब्जेक्ट बोला जाता है और उसी को कर्ता बोला जाता है। ठीक है, काम करने वाले को क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट, और उसी को हिंदी में कर्ता बोला जाता है। जो भी कोई काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा? वो कर्ता कहलाएगा उस चीज का। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो मैं कौन हूँ? यहाँ पे कर्ता हूं। मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे क्या काम चल रहा है यहाँ पे? जो भी काम हो रहा है वो क्या हो जाएगी? हमारी वर्ब। तो यहाँ पे पढ़ाने का काम चल रहा है तो पढ़ाना क्या हो गई? हमारी वर्ब हो गई, और उसी को हिंदी में क्या बोला जाता है? क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट इंग्लिश। तो मैं बोलूंगी क्या पढ़ाने का काम चल रहा है? तो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने का काम चल रहा है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो इंग्लिश है वो क्या हो गया? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो जैसे बोला जाए कि कौन काम कर रहा है तो वो हो जाएगा हमारा कर्ता, सब्जेक्ट। मैं काम कर रही हूं तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हूं। क्या काम कर रहे हो? तो मैं बोलूंगी पढ़ाने का काम कर रही हूं, तो पढ़ाना हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब, उसको हिंदी में क्रिया बोला जाता है। नेक्स्ट, क्या पढ़ाने का काम कर रहे हो? तो मैं बोलूंगी इंग्लिश पढ़ाने का काम कर रहे हो। ठीक है, सो इंग्लिश हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, और पढ़ाने का काम चल रहा है वो हमारा वर्ब है। ठीक है, सो ये हमें पता होना चाहिए। ये हमने देख लिया कि हमारा क्या सब्जेक्ट क्या होता है, क्या होता है ऑब्जेक्ट, और क्या होता है हमारा वर्ब। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सीमा ब्लैंक हर होमवर्क डेली। ठीक है, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम स्ट्रक्चर देखते हैं पहले, कि जो मेन वर्ब रहती है, ठीक है, अगर जनरली स्ट्रक्चर ये रहता है, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ क्या होता है? फॉर्मूला एज इट इज, सॉरी, स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। ये एक केस ले लेते हैं हम। जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में एमवी लिख देती हूँ, मेन वर्ब। उसके साथ क्या ऐड कर देंगे हम? एस और ईएस, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कब होगा? जब हमारा जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो क्या हो? सिंगुलर हो, एक वचन हो। ओके, नेक्स्ट, अगर बात की जाए कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा हुआ? प्लूरल हुआ। अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट हुआ उस केस में हम क्या करेंगे? अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट, एक से ज्यादा लोग समथिंग की बात चल रही है, तो आपका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट। ब्लू आई गेस उतना विजिबल नहीं है, सो दूसरा कलर लेते हैं हम, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपका प्लूरल, यस इट इज विजिबल, सो प्लूरल सब्जेक्ट अगर आपका होगा तो आप क्या करोगे? तब सब्जेक्ट, और जो मेन वर्ब है उसमें हम एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे, तो मेन वर्ब एज इट इज रहेगी और ऑब्जेक्ट आएगा। एक और बात है जो ध्यान रखनी, मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे आप, है ना। मेन वर्ब में क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पे भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और यहाँ पे भी आपका वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, ठीक है। बट अगर जो आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ में आपको एस या ईएस जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या हमारा जो सेंटेंस है उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है जो करता है क्या वो सिंगुलर है। तो देखिए सीमा की बात चल रही है, तो यस सीमा क्या है, सिंगुलर है। सीमा की बात चल रही है, एक ही लड़की की बात चल रही है यहाँ पे, तो वो क्या है, सिंगुलर है। तो कौन सा फॉर्मूला लगे, कौन सा स्ट्रक्चर हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो हम ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और वर्ब के साथ में हमें एस या ईएस पुट करना पड़ेगा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। ओके, सो यहाँ पे सीमा की बात चल रही है, तो देखिए वर्ब है हमारे पास डू, डज, डिड, ठीक है। तो डू मतलब होता है करना, डू मतलब क्या होता है, किसी काम को करना, ठीक है। सो हम वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं इसकी। ओके, सो अगर मैं डू की बात करूं ना, डू मतलब होता है किसी काम को करना। ओके, सो डू, डिड, डन, और अगर इसी में आईएनजी जोड़ दूंगी मैं तो डूइंग, इसको बोला जाता है जिरन। ओके, नेक्स्ट, तो मैं बताऊं तो ये क्या है, ये हमारी वर्ब की क्या है, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, और ये हमारी आईएनजी फॉर्म है। सो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म। और मुझे पता है कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होती है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, तो ये हो गई मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई। लेकिन एक और केस है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मैंने पता कर ली, लेकिन एक और केस क्या है हमारे साथ में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, ठीक है, लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके केस में क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे जब डू की बात चल रही है यहाँ पे हमारे पास में, ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारे पास डू की बात चल रही है तो अगर इसकी बात की जाए कि सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो इसके साथ एस लगेगा या ईएस लगेगा, तो ईएस लगता है, ठीक है। तो हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, डज हो जाएगी। तो हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, सीमा ब्लैंक हर होमवर्क, तो हमारे पास डज का ऑप्शन है, तो यस है हमारे पास में डज का ऑप्शन, तो हम डज को ऑप्ट करेंगे, तो आंसर आएगा हमारा सीमा डज, ठीक है। आई होप इतना समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं होते, ठीक है, तो माइंड में ये रखना है कि कुछ बहुत इजी पूछा जाने वाला है और मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम नॉट अफ्रेड ब्लैंक लिजार्ड, ठीक है, सो आई एम नॉट अफ्रेड ब्लैंक लिजार्ड। अब हमारे पास ऑप्शन है ऑन, ऑफ, ऑफ, तीन ऑप्शन है हमारे पास में, हमें देखना है क्या आएगा। सो जनरली बात की जाती है तो हम क्या बोलेंगे, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ लिजार्ड, ठीक है। क्या ये वाला ऑफ देखने को मिलता है, नो, ये वाला मिलता है, यस, तो ऑन भी ऑप्शन नहीं है, ऑफ भी नहीं है, हम किसके साथ जाएंगे, ऑफ के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये भी हमारी क्या है, प्रपोजिशंस है। अल्टीमेटली जब प्रपोजिशन डिस्कस करते हैं तो कोई भी चीज अगर सरफेस के ऊपर है तब हम बोला जाता है कि दिस बुक इज ऑन द टेबल, है ना, टेबल के ऊपर है, सतह के ऊपर है। तो ऐसा कुछ बात चल रहा है क्या, आई एम नॉट अफ्रेड ऑन लिजार्ड, नहीं, ऐसा तो सूट नहीं करेगा, तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ लिजार्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, लिजार्ड क्या होती है, आपकी छिपकली होती है। नेक्स्ट, द बॉय ब्लैंक इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड, ठीक है। तो अब बात चल रही है यहाँ पे कि आपको इनमें से कोई एक क्वेश्चन वर्ड ऑप्ट करना है और यहाँ पे पुट करना है, कौन सा सुटेबल रहेगा, हु, हुम और व्हाट। व्हाट रहेगा क्या कि द बॉय व्हाट इज सिंगिंग, नहीं, नॉन लिविंग के केस में आएगा व्हाट। हुम, नो, हुम भी नहीं आएगा, हु आएगा। द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई ब्रदर, मतलब ये जो लड़का गा रहा है ना वो मेरा दोस्त है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, हु पुट करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही डाइव्ड ब्लैंक द रिवर, ठीक है। अब देखिए इन द रिवर भी आप सही समझेंगे, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट की बात हो रही है, और प्रपोजिशन के केस में जब मूवमेंट की बात होती है ना तब हम किसका यूज करते हैं, ऑन टू का यूज करते हैं या फिर इन टू का यूज करते हैं, ठीक है। सो इन टू आएगा यहाँ पे, इन हम ऑप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इन मूवमेंट के लिए यूज नहीं किया जाता है, और ऑन द रिवर तो ऊपर तो डाइव नहीं करते हैं, तो अल्टीमेटली इन टू हम ऑप्ट करेंगे। मूवमेंट के लिए इनटू या ऑन टू का यूज किया जाता है, ठीक है। सो ही डाइव्ड इनटू द रिवर, ठीक है। सो इतना हमारा हो गया। आई होप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी थे, सच कुछ भी प्रॉब्लम ना है, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स आपको माइंड में रखनी है और वो भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो यहाँ पे हमने 7 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आपको एग्जाम में पूरे 7 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप 7 में से डिसाइड करना कि 5 कौन से आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप श्योर हो जिनको लेके, वो डिसाइड करना, उन 5 क्वेश्चन के आप आंसर करके आना, ठीक है। सो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे हमारे डू एज डायरेक्टेड, ये हमारे आंसर्स हैं।
आप चाहो तो राइट डाउन कर सकते हो, अल्टीमेटली आपको पहले भी बता दिए गए हैं सारे आंसर्स, बट इनकेस आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओके, सो अब बारी आती है हमारी सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है हमारा डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। मतलब हमें इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में करना क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसका आंसर देना है, ठीक है। सो इसमें भी सेम 7 क्वेश्चंस हमें प्रोवाइड कराएंगे और 7 में से हमें 5 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं और आई वुड से कि इजी ही रहेंगे। अब आप बोलोगे मैम आप बार बार इजी बोल रहे हो, सो इजी रहते हैं, ठीक है। माइंड में यही रखना है कि इजी आता है और मैं अच्छे से सॉल्व कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, राजीव सिंग्स अ सॉन्ग चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसमें भी आपको थोड़ा सा टेंसेस का अगर आइडिया रहे तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि राजीव सिंग्स अ सॉन्ग। अब देखिए सिंग्स अ सॉन्ग, आप एस देख पा रहे हो, वर्ब के साथ में एस लगा हुआ है। तो आपको पता है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात आती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है तो उसमें हम एस या ईएस लगाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो मुझे दिया गया है ये सेंटेंस, ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। नेक्स्ट हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोनों का और फिर हम देखते हैं हमें क्या चेंजेस लेके आने हैं। अभी हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या है, राजीव क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में जो स्ट्रक्चर रहता है हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में हमारा स्ट्रक्चर रहता है मेन वर्ब, ये हमारा मेन वर्ब है। और जो वर्ब आती है हमारी कौन सी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं हम। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाते हैं और बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन है, राजीव आपका क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। राजीव है आपका सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब है आपकी सिंग, गाना गा रहा है, सिंग्स, ठीक है। तो एस मिल गया आपको, तो क्लियर है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सिंग्स अ सॉन्ग, ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में कैसे चेंज करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लिखूंगी मैं, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लिखते हैं हम। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और यहां पे जो आप वर्ब प्लेस करते हो वो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आप प्लेस करते हो प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप देखो चेंज क्या आया, अल्टीमेटली दोनों स्ट्रक्चर में चेंज क्या आया, आपको ये दोनों स्ट्रक्चर देखने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का और पास्ट इंडेफिनिट का। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे भी था, सब्जेक्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी मेन वर्ब में, यहाँ पे मेन वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट एज इट इज। तो चेंज क्या आने वाला है कि मेन वर्ब में जो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है उसको आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और एक और केस क्या है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होती है तो वर्ब के साथ में क्या लगाते हैं हम, एस या ईएस लगाते हैं। तो आपको पास्ट इंडेफिनिट में जो वर्ब आपको पुट करनी है उसमें एस और ईएस नहीं आता है तो एस को भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। सो अब देखिए हम सिंग की वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं कि सिंग की जो सारी वर्ब फॉर्म्स है वो कौन कौन सी होती हैं। तो यहां पे मैं लिखती हूं सिंग, ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, दिस इज V1। देन नेक्स्ट सेंग, ये होती है सेकंड फॉर्म, और देन होती है संग, ये होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। सो V1, V2 एंड V3। और पास्ट इंडेफिनिट में हमें कन्वर्ट करना है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, हमें सेकंड लगानी है। तो देखिए सब्जेक्ट को हम एज इट इज रख देते हैं, राजीव को यहाँ पे रख देते हैं हम राजीव, ठीक है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, सेंग, है ना। और एस नहीं आएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में एस और ईएस हम ऐड नहीं करते हैं, तो हो जाएगा हमारा सेंग।
और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अ सॉन्ग। सो ऑब्जेक्ट को एज इट इज रख देते। तो देखिए बहुत इजीली आपने आंसर कर दिया है इसको कि राजीव sang a सॉन्ग, ये आपका आंसर होगा। वापस चलते हैं हम, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा हमारा राजीव sang a सॉन्ग, सॉरी राजीव sang a सॉन्ग, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि फुल स्टॉप लगाना भी नहीं भूलना है। ये आपका आंसर हो जाएगा, राजीव sang a सॉन्ग आपने कन्वर्ट कर दिया है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमने आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, राजीव sang a सॉन्ग। सेकंड देखते हैं हमारा, सुमन विल हेल्प यू मेक एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आपको क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, मतलब प्रश्न करने के लिए आपको अपने सेंटेंस को कन्वर्ट कर देना है कि आप अगर क्वेश्चन करोगे तो कैसे क्वेश्चन करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है सुमन विल हेल्प यू, कि सुमन आपकी मदद करेगी, ठीक है। अब देखिए जनरली कि जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या होता है सब्जेक्ट, तो क्या होता है सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है नॉर्मल सेंटेंस के केस में, हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सबसे पहले आप कर्ता को पुट करते हो, फिर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद पुट करते हो आप मेन वर्ब को, उसके बाद में पुट करते हो आप अपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल सेंटेंस रहता है, ठीक है। अब अपन बात करें किसकी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के केस में स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, ठीक है। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के केस में स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना वो आगे आ जाती है, ठीक है। उसको हम कहाँ पुट करते हैं, आगे पुट कर देते हैं। तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे जाएगी, उठ के आगे आ जाएगी, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अब स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना, आप बहुत इजीली बना पाएंगे। कुछ नहीं करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे आगे पुट कर देना है। तो जब मैं हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे पुट कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, नेक्स्ट आएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। फिर एज इट इज मेन वर्ब आपकी वहीं की वहीं सब्जेक्ट के बाद में, देन नेक्स्ट आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आप पुट करोगे हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद में सब्जेक्ट को, देन मेन वर्ब को, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या है। सुमन हमारा सब्जेक्ट है, सुमन क्या है हमारा सब्जेक्ट, सुमन है हमारा सब्जेक्ट, विल है हमारी हेल्पिंग वर्ब, इसको मैं HV लिख रही हूं, हेल्प ये हमारी है मेन वर्ब, और यू हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो सुमन है हमारी सब्जेक्ट, विल है हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्प है हमारी मेन वर्ब, और यू है हमारा ऑब्जेक्ट। इन सबको पुट कर दीजिए इस स्ट्रक्चर में। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, सबसे पहले मैं विल को पुट कर देती हूं, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब को पुट कर देते हैं, तो विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ओके। नेक्स्ट हम सब्जेक्ट को पुट करते हैं, सुमन हमारी सब्जेक्ट है, सुमन को पुट कर देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मेन वर्ब क्या है हमारी, हेल्प, हेल्प हमारी मेन वर्ब है, तो हेल्प को पुट कर देते हैं। और नेक्स्ट हमारी ऑब्जेक्ट क्या है, यू। और लास्ट में इंटेरोगेटिव के केस में आपको क्या मेक श्योर करना है कि लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, नहीं तो वो आधा मार्क्स काट लेंगे, ठीक है। तो जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओ तो आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। देखिए कितना इजी था, विल सुमन हेल्प यू, आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन के तैयार है, ओके। सो बस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कि जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओ तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करना है, देन आपका सब्जेक्ट आएगा, देन आपकी मेन वर्ब आएगी, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, विल समवन हेल्प यू, ठीक है। और ध्यान रखना बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है,
क्योंकि जब आंसर आप लिख ही रहे हो तो पूरा ही सही करें हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ही वॉज पनिश फॉर स्टीलिंग द रिंग, ठीक है। सो हमसे पूछा गया है कि क्या करना है, हमें एक क्वेश्चन वर्ड का यूज करके हमें सेंटेंस फ्रेम करना है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, मेक अ क्वेश्चन विद वाई, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, कुछ भी दे सकते हैं वो क्वेश्चन वर्ड। और कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे वाई दिया हुआ है, और भी होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड। वेयर हो सकता है, ठीक है, व्हेन हो सकता है, और हाउ हो सकता है, विच हो सकता है, हु हो सकता है, ठीक है। तो वेयर, व्हेन, विच, व्हाट हो सकता है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इनकी मदद से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो अल्टीमेटली हमें एक क्वेश्चन वर्ड दिया गया है और इस क्वेश्चन वर्ड की हेल्प से हमें क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, एक क्वेश्चन बनाना है। तो ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग, ठीक है। अभी अल्टीमेटली जब हमने देखा था तो वहां पे हमने कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं किया था। हमारे लास्ट क्वेश्चन में हमने कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं किया था, हमने हेल्पिंग वर्ड को सबसे आगे प्लेस किया और हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस था वो फ्रेम हो गया, ठीक है। तो इसमें भी कोई टफ बात नहीं, बहुत ईजी है। सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, जो आपका क्वेश्चन वर्ड है उसको सबसे आगे पुट कर देना है, ठीक है। सो स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर होता है कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, तो सबसे पहले आता है आपका क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। फिर सेम जो भी आपका पुराना स्ट्रक्चर था इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का, सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन आपकी हेल्पिंग वर्ब, देन आएगी आपकी मेन वर्ब, उसके बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया जो आपको फॉलो करना है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड को प्लेस करोगे, उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब को, देन आप मेन वर्ब को प्लेस करोगे और देन आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे, ठीक है। तो हम कर देते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड पुट कर देते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड, वाई। उन्होंने ऑलरेडी हमें गिवन है कि इस क्वेश्चन वर्ड का यूज करके आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। तो वाई पुट कर दिया। अब हेल्पिंग वर्ब, तो देखिए वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, तो वॉज, ठीक है। ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग, ठीक है। सो यहाँ पे दो वर्ब्स हैं हमारे पास में, एक पनिश्ड है और एक स्टीलिंग है, ठीक है। सो ये जनरली क्या है, यहाँ पे पनिश जो है हमारा पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, ठीक है। पनिश क्या है, हमारा पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। और नेक्स्ट हमारा स्टीलिंग, ठीक है, जो हमारा मेन वर्ब है, स्टीलिंग द रिंग, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या करना है, सबसे पहले क्या आ जाएगी हमारी क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, देन हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, देन हमारी मेन वर्ब आ जाएगी। सो पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग, किस चीज को चुराया, द रिंग। तो द रिंग क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। द रिंग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ऐसे इजीली आप क्या बोल सकते हैं, आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करके क्या बना सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपका बन गया है वाई वॉज ही, ठीक है। हमने ही को पुट नहीं किया, सब्जेक्ट पुट नहीं किया है हेल्पिंग वर्ड के बाद में ये, ठीक है। सो हमने पुट कर दिया है। अब वाई वॉज ही, सब्जेक्ट आएगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, देन हमारा सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे भी मिसिंग है, थोड़ी सी जगह बनाते हैं हम। एच भी लिख देती हूं मैं हेल्पिंग वर्ब के लिए, देन आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ही भी पुट कर दिया, ये हमारा ही है, ठीक है। सो व्हाई वाज ही पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन वर्ड से भी बहुत इजीली आप क्या बना सकते हो, आपका जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाई वाज ही पनिश्ड फॉर द स्टीलिंग रिंग, तो व्हाई को यूज करके, व्हाई क्वेश्चन वर्ड को यूज करके आपका ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारा, ये आंसर है व्हाई वाज ही पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग। नेक्स्ट है हमारा, यू हैव नॉट ड्रॉन मनी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सो पैसिव वॉइस के केस में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन ध्यान रखना है कि इजी होता है। अब हमें सबसे पहले क्या करना रहता है, हमें आइडेंटिफाई करना रहता है कि जो भी गिवन सेंटेंस है, जो भी हमें सेंटेंस दिया गया है वो किस टेंस का है, ठीक है। तो यू हैव नॉट ड्रॉन मनी, सो यू हैव नॉट ड्रॉन मनी ये बिलोंग कर रहा है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, ठीक है। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बिलोंग कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट,
अब आप बोलोगे कैसे पता किया? तो इट्स सिंपल, क्या बोला है? हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैव और हैज यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज किया जाता है? हैव या हैज यूज किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो हमने आइडेंटिफाई किया इजीली कि ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। ठीक है, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। अब आप बोलोगे कैसे करेंगे? सो कोई बड़ी चीज नहीं, हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाता है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए मनी क्या है हमारा? मनी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यू क्या है हमारा? सब्जेक्ट है ना। यू हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, सो हमारा क्या है? जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो मनी है वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमें इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और साथ में ध्यान रखना है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम क्या बनाते हैं? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके साथ में हम वीन का यूज करते हैं, वीन को ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो मैंने इसको सब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है, मनी हमारा सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया है। फिर हम हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करेंगे, तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे दिया गया है हैव। ठीक है, यू के साथ हैव आता है, लेकिन मनी के साथ क्या आता है? हैज आता है। ठीक है, सो मनी हैज यहाँ पे आएगा, मनी हैज। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि मनी हैज नॉट ड्रॉन बाय यू, हैज नॉट बीन आएगा, नॉट बीन, क्योंकि जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो फिर हम बीन ऐड करते हैं। किसके केस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के केस में जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम क्या ऐड करते हैं? बीन ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन ओनली किसके केस में? प्रेजेंट के केस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के केस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के केस में हम क्या ऐड करेंगे? बीन ऐड करेंगे। सो हैज नॉट बीन, फिर हमारी वर्ब आ जाएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है पैसिव में, ड्रॉन बाय यू। ठीक है, सो ये हो गया कि मनी हैज नॉट बीन ड्रॉन बाय यू। अब जनरली रहता है कि पैसिव का यूज क्या होता है? सो पैसिव का यूज होता है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान, ऑब्जेक्ट पे आप ज्यादा, हम बोलेंगे ज्यादा बोलूंगी ध्यान देना चाहते हो, है ना, ज्यादा आप क्या करना चाहते हो? उस चीज को हाईलाइट करना चाहते हो। जब आपने ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना चाहते हो तब बोला जाता है, तब हम पैसिव बनाते हैं। ठीक है, जैसे जनरली बात आएगी, घर में बात की जाएगी कि खाना बन रहा है, तो ये नहीं बताया जाता कि जो मेट्स हैं वो खाना बना रही है, ये बोला जाता है कि खाना बन रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे फूड हैव बीन प्रिपेयर्ड, कि खाना क्या बन रहा है? खाना बन रहा है। वहां पे मेंशन नहीं किया जाता कि कौन काम करने वाला है। सो अल्टीमेटली बात आ गई है कि जब यहाँ पे हम पैसिव कन्वर्ट कर रहे हैं किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो हमने क्या किया है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रख दिया है, जो हमारी वर्ब है उसको रख दिया है, और जब हम उसको पैसिव बनाते हैं तो वीन ऐड करते हैं और ड्रॉन बाय यू। अगर अल्टीमेटली आप यहां तक भी लिखेंगे कि मनी हैज नॉट बीन ड्रॉन, तो भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अगर पूरा सेंटेंस अगर हम कन्वर्ट करते हैं, सो मनी हैज नॉट बीन ड्रॉन बाय यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो हमने पैसिव बनाया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। एक थोड़ी सी बात हम समझने वाली है, वो देख सकते हैं कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आप क्या बनाएंगे? पैसिव कन्वर्ट करेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की केस में आप क्या करेंगे? वो वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज की जाती है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप परफेक्ट टेंस की, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया और फ्यूचर परफेक्ट हो गया, ठीक है, तो जब भी आप परफेक्ट टेंसेस की क्या करेंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे, उनको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रेजेंट टेंस है ना आपके, सॉरी, ये जो परफेक्ट टेंसेस है ना, उनके साथ में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली, सॉरी, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली वर्ब्स को यूज करेंगे। यहाँ पे मैं राइट डाउन करती हूँ। ठीक है, तो जब भी आप परफेक्ट टेंस की क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे। उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको साथ में क्या यूज करना है? यूज हेल्पिंग वर्ब ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
ठीक है। सो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो हम यूज करेंगे, ठीक है। सो इतनी छोटी सी बात याद रखनी है कि जब भी परफेक्ट टेंसेस की बात आएगी, आपको जब भी परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज करोगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। तो सब में कुछ भी चीज नहीं आता, सब में बीन यूज हो जाता है, ठीक है। जब भी जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, उसमें क्या होता है, हैव हैज तो रहता ही है, हैड भी रहता है और विल भी रहता है, तो उसके साथ में विल हैव के साथ में बीन और ऐड हो जाता है। सो हम इसका आंसर हमें मिल गया है कि मनी हैज नॉट बीन रन बाय यू। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा आंसर है कि मनी हैज नॉट बीन रन बाय यू। नेक्स्ट देखते हैं, द बॉय इज माई ब्रदर, यू मेट द बॉय। तो हमें इस सेंटेंस को क्या करना है, रीराइट करना है। किस क्वेश्चन वर्ड को यूज करके, whom को यूज करके। तो बहुत ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए, सो द बॉय whom you met is my brother। ये आपका आंसर हो जाएगा कि द बॉय whom you met is my brother, मतलब वो लड़का जिससे तुम मिले वो मेरा भाई है, ठीक है। सो हमने whom को ऐड किया और सेंटेंस को रीराइट किया। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर, आई विल हेल्प यू, ठीक है। सो इसको क्या करना है, हमें कंबाइन करना है एज का यूज करके। एज को यूज करके क्या करना है, हमें इसको कंबाइन करना है, ठीक है। सो यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर, आई विल हेल्प यू। तो हम इसको करेंगे एज यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर, I'll help you। ठीक है। सो बहुत इजीली आप एज की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपने सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। सो आंसर है आपका, आंसर हो जाएगा आपका एज यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर, आई विल हेल्प यू, ठीक है। सो ऐसे करके हमारे सारे डू एज डायरेक्टेड नो, वन मोर इज देयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज स्टिल देयर। क्वेश्चन है हमारा क्या है कि हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है इन वर्ड्स को और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो कुछ स्टॉप जॉब नहीं है, बहुत इजी है। क्या ध्यान में रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपकी मेन वर्ब आती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अल्टीमेटली बात की गई है, ये सारे वर्ड्स हमें दिए गए हैं तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट है, कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है, और इसमें पुट कर देंगे। तो सब्जेक्ट है हमारा क्या, वी हमारा सब्जेक्ट है, तो वी को पुट कर देते हैं। बी हो गया आपका सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब है आपकी हैव, ठीक है। सो हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी हैव। देन नेक्स्ट मेन वर्ब आपकी डन, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका कि वी हैव डन। नेक्स्ट हमारा बच्चा आर वर्क, तो आपका आर वर्क यहां पे आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपका, आपने क्या किया, वर्ड्स को एक स्ट्रक्चर में रखा और अल्टीमेटली क्या करके एक सेंटेंस बना दिया, मीनिंगफुल सेंटेंस, दैट वी हैव डन आवर वर्क। सो इसको ध्यान रखना है और आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे सेक्शन सी को डिस्कस किया। ये पूरा सेशन काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे थे आई वुड से, और हमने उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ध्यान में ये रखना है कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत आराम से आप एग्जाम में कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।